वर्षा, हाँ जी फाउंडेशन वालों, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक, कुशल मंगल। चले जी, आज हम अपनी क्लास नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनीज, मतलब कंपनी कितने प्रकार की होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कल आपको जो लिस्ट ऑफ 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना, उनमें कंपनी लॉ के लगभग सारे क्वेश्चन कल आपको मिल जाएंगे। कल लगभग इवनिंग तक आपके पास अपलोड हो जाएंगे, 6-7 बजे तक पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। उनकी वीडियो जो है वो शायद इस सैटरडे या संडे को बनाऊंगा मैं। तो कंपनी लॉ पूरे का पूरा इस कल में सारा लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनी कितने प्रकार की होती है, अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा। और जो ये वीडियो देख रहे हैं और जो मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में वो फाइल निकाल सकते हैं जो फाइल इस क्लास के अंदर यूज हो रही है, ठीक है। सॉलिसिट का मतलब होता है कि किसी को बार बार कॉल करना कि भाई मेरे से काम करा लो, मेरे से काम करा लो। दिस इज कॉल्ड सॉलिसिट करना। लो जी, हम सबसे पहले आ रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी में। सबसे पहले आ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी, जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी का मतलब नाम से ही पता लग रहा है, एक ऐसी कंपनी जिसमें केवल एक ही मेंबर होता है। हो सके तो इसका सेक्शन याद कर लेना। 1 पर्सन कंपनी का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन याद कर लेना, बढ़िया रहेगा, ठीक है जी। अब 1 पर्सन कंपनी से रिलेटेड कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है लॉ की। वो स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आइएगा पहले आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट पर। सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट देखिएगा क्या है। 1 पर्सन कंपनी कौन ओपन कर सकता है? देखो जी, 2 लोग होते हैं 1 पर्सन कंपनी में। एक तो हो गया सोल मेंबर, जो इकलौता मेंबर है। उसके अलावा एक और व्यक्ति का नाम भी रेफर किया जाता है। वो किस लिए? क्योंकि अगर मान लीजिए सोल मेंबर की डेथ हो जाए तो सोल मेंबर के शेयर किसको जाएंगे? कल को लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में झगड़ा हो सकता है कि ये शेयर मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। इस बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए लॉ मेकर ने पहले ही कहा कि सोल मेंबर, जब तुम 1 पर्सन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करोगे तो इनकॉर्पोरेशन के वक्त ही किसी एक और मेंबर का नाम लिख देना, जिसको ये शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे अगर तुम्हारी डेथ हो जाए, अगर तुम लुढ़क जाओ। तो वो जो एक और व्यक्ति है जिसका नाम सोल मेंबर के अलावा दिया जाता है, जिसको शेयर कब ट्रांसफर होंगे? अगर सोल मेंबर की डेथ हो जाए, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? नॉमिनी कहते हैं। तो यहां पर जो एलिजिबिलिटी है वो नॉमिनी के लिए भी है और सोल मेंबर के लिए भी है। तो लॉ क्या कहता है? कहता है सोल मेंबर हो या नॉमिनी हो, वो कौन हो सकता है? वो उसका पहली शर्त है इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। ये पहली शर्त है। क्या? इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। दूसरा, उसका नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। ये दूसरी शर्त हो गई। यानी कि पहली शर्त रेजिडेंट इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, दूसरा नेचुरल पर्सन होना जरूरी है, और तीसरी शर्त रेजिडेंट होना चाहिए। कब? जब मैं कहता हूं रेजिडेंट होना चाहिए, तो रेजिडेंट कितने दिन के लिए? ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन आपको मिलती है एलएलपी के अंदर भी। बट एलएलपी में जब आप डीपी यानी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर की डेफिनेशन सेक्शन 7 में करते हैं, तो आपको वहां पर भी 120 डेज की कंडीशन देखनी होती है। बट उस 120 डेज और इस 120 डेज में एक फर्क है। 1 पर्सन कंपनी में जब 120 डेज देखने हैं तो हमें देखने हैं इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, और वहां पर जब 120 डेज देखने हैं तो 120 डेज ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर देखने हैं। दिमाग में रखना
रखना ये बातें, ठीक है। तो दोबारा बोलो, 1% कंपनी में सोल मेंबर या नॉमिनी बनने के लिए कितनी कंडीशन हो गई? 3 कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन बोलो, नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन बोलो, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। तीसरी कंडीशन, रेजिडेंट होना चाहिए कम से कम 120 डेज। कब देखना है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आपको कम से कम 120 दिन के लिए इंडिया में रिजाइड्स करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यही व्यक्ति 1% कंपनी का सोल मेंबर भी हो सकता है और यही व्यक्ति 1% कंपनी का नॉमिनी भी हो सकता है। आगे क्या कोई व्यक्ति एक से ज्यादा ओपीसी खोल सकता है? मोर देन 1 ओपीसी खोल सकता है? बिल्कुल नहीं। या फिर मोर देन 1 ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं। परंतु एक बात, अच्छा माइनर से रिलेटेड पहले बात कर लेते हैं। माइनर, क्या ओपीसी में कभी माइनर मेंबर बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं, माइनर मेंबर नहीं बन सकता ओपीसी का। अच्छा, 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट क्यों किया गया? ताकि जो सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस थे ना, उन्हें लोन वगैरह देने में दिक्कत होती थी, क्योंकि वो बैंकों के पास जाते थे। कंपनीज के लिए तो जैसे कंपनीज एक्ट होता है, तो सोल प्रोपराइटर के लिए तो कोई सोल प्रोपराइटर एक्ट है नहीं। पार्टनरशिप के लिए भी पार्टनरशिप एक्ट है, एलएलपी के लिए भी एलएलपी एक्ट है, पर सोल प्रोपराइटर के लिए तो कोई एक्ट है नहीं। तो सोल प्रोपराइटर को लोन लेने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए लॉ मेकर्स ने कहा कि जो सोल प्रोपराइटरशिप कंसर्न बिजनेस कर रहे हैं, हम उनके लिए एक ऑप्शन लाते हैं कि आप कॉर्पोरेट फॉर्म में 1% कंपनी करके आ जाइए। तो यानी कि ये कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए बनाया गया जो कि सोल प्रोपराइटरशिप कर रही थी, बिजनेस कर रही थी, यानी कि जो चंदा वंदा देने का काम कर रहे हैं, जो डोनेशन वगैरह देने का काम कर रहे हैं, चैरिटी वगैरह देने का काम कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है। तो इसलिए ये किसके लिए है? केवल सोल प्रोप्राइटरशिप जो कि बिजनेस कर रही थी। तो इसलिए सेक्शन 8 कंपनीज, ये कंपनियां कभी भी सेक्शन 8 कंपनीज के फॉर्म में नहीं बन सकती, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनियां क्या होती हैं? दे आर नॉट फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, रादर दे आर फॉर्म्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ द आर्ट, साइंस, कॉमर्स, चैरिटेबल इन पर्पस के लिए। तो 1% कंपनीज को इन धार्मिक पर्पसेस के लिए या फिर सामाजिक पर्पसेस के लिए नहीं खोला जा सकता। फिर ये कंपनियां लोन देने लेने का काम भी नहीं कर सकती, क्योंकि इसके ऊपर आरबीआई की गाइडलाइंस लगती हैं और आरबीआई की गाइडलाइंस 1% कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं करती हैं। 1% कंपनी के लिए वो गाइडलाइंस बहुत हैवी गाइडलाइंस है, तो 1% कंपनी के लिए वो गाइडलाइंस नहीं लगती हैं। इसके अलावा मैंने कहा जी, नॉमिनी का नाम कहां पर मेंशन किया जाएगा? जिस टाइम कंपनी का, इस कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आरओसी के पास सबमिट हो रहा होगा ना, उसी वक्त मेंशन कर दिया जाएगा कि लो जी, हमारे अलावा एक और व्यक्ति कंपनी का मेंबर है और जो कि नॉमिनी है, तो उसका नाम साथ में ही मेंशन कर दिया जाता है। अच्छा, जिसका भी नाम आप मेंशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कल को मुकेश अंबानी अगर 1% कंपनी खोलते हो और अपनी 1% कंपनी में वो मेरा नाम लिख देते हैं, तो फिर मेरे से उन्होंने कॉल किया और कहा कि पोपली सर, मैंने आपका नाम लिख दिया है। मैंने कहा सर नहीं, मैं तैयार नहीं हूं इस बात के लिए। उन्होंने कहा नहीं, मैंने पूछा थोड़ा ना, बताया है। यार ये गलत नहीं है, ऐसा थोड़ा ना होता है भाई। अगर तुम कहीं मेरा नाम लिख रहे हो तो क्या मेरी रिटर्न कंसेंट चाहिए? हाँ, तो ऐसा थोड़ा ना होगा रात को कोई 2 बजे कोई गाड़ी आएगी और मुझे पजामे में और हवाई चप्पल में उठा के ले जाएगी, ये तो गलत है। तो इसलिए जिसका भी आप नाम लिख रहे हो नॉमिनी के रूप में, पहले उसकी रिटर्न कंसेंट ले लो, उसकी रिटर्न कंसेंट ले लो और उसकी रिटर्न कंसेंट जो है आरओसी को फाइल भी कर देना कि लो जी, ये बंदा एग्री है नॉमिनी बनने के लिए। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए, अच्छा मान लीजिए मैं नॉमिनी बन गया, मान लीजिए, क्या मेरे पास ये अधिकार है कि मैं कभी भी अपना ये जो था नॉमिनी वाला ये विड्रॉ कर लूं? हाँ, मैं कभी भी विड्रॉ कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली जो सोल मेंबर है वो भी मुझे कभी भी हटा सकता है। हाँ, वो भी मुझे कभी भी हटा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यानी कि मेमोरेंडम में नॉमिनी का नाम कभी भी चेंज किया जा सकता है। हाँ, बट हमारे लॉ में ना एक बात लिखी हुई है, वो क्या? वो लिखा हुआ है कि अगर कभी भी आप मेमोरेंडम में कभी भी चेंज करते हैं तो मेमोरेंडम को चेंज करने का एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। हे भगवान! तो यानी कि अगर सोल मेंबर अपने सोल नॉमिनी को चेंज करना चाह रहा है तो उसे भी बहुत लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। लॉ कहता है हैंग ऑन हैंग ऑन हैंग ऑन, रुको जी। अगर सोल मेंबर तुम अपने सोल नॉमिनी को चेंज करना चाह रहे हो तो हम इसे चेंज इन मेमोरेंडम नहीं बोलेंगे। यानी कि
एनी चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन शेल नॉट बी चेंज डीम टू बी अ चेंज इन द ऑल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम। ऑल्ट्रेशन मतलब चेंज ऑफ द मेमोरेंडम नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेमोरेंडम में चेंज के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर होता है जो आप इंटर में पढ़ोगे। हम उस प्रोसीजर को फॉलो ही नहीं करना चाहते, इसलिए कोई भी चेंज इन द मेमोरेंडम, ऑल्ट्रेशन इन द मेमोरेंडम बोला ही नहीं जाएगा। लो जी, समस्या ही स्यापा ही खत्म जिसे कहते हैं हिंदी में या पंजाबी में। ठीक हो गई इतनी बात। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट किसका, सोल पर्सन कंपनी या वन पर्सन कंपनी का। फिर आते हैं हम अगली डेफिनेशन पर जिसका नाम है स्मॉल कंपनी। सेक्शन याद कर पाओ तो ये भी अच्छा है, क्योंकि एवरी नाउ एंड देन ये सवाल आता रहता है स्मॉल कंपनी के ऊपर भी। सेक्शन 2 क्लॉज 85। सेक्शन 2 क्लॉज 85 बात करता है कि स्मॉल कंपनी क्या होती है। सेक्शन 2 क्लॉज 85 स्मॉल कंपनी की 3 शर्तें लगाता है। कितनी शर्तें? 3 शर्तें। पहली शर्त क्या है, ये वो कंपनी होगी जो कि अदर देन पब्लिक कंपनी होगी। इसका मतलब ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। क्या होगी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। दूसरी बात, इसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 4 करोड़ रुपए। क्या इसको बढ़ाया जा सकता है 4 करोड़ को? हाँ, बढ़ाकर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसे 10 करोड़ तक ले जा सकती है, मगर आज की डेट में अभी नहीं लेके गई। तो आज की डेट में भी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 4 करोड़ रुपए ही है। फिर जिसके टर्नओवर एज पर द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 40 करोड़ रुपए। अब इस 40 करोड़ रुपए की लिमिट को फ्यूचर में बढ़ाया जा सकता है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसे बढ़ाकर 100 करोड़ तक ले जा सकती है, बट अभी तक लेके नहीं गई। तो इसका मतलब आज की डेट में भी मैक्सिमम टर्नओवर कितनी है? 40 करोड़। तो 3 फीचर बोलो। स्मॉल कंपनी बनने के लिए पहला, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना जरूरी है, प्लस दूसरा, मैक्सिमम पेड अप कैपिटल आपकी कितनी होनी चाहिए? 10 करोड़ रुपए। तीसरा, मैक्सिमम टर्नओवर आपकी कितनी होनी चाहिए? 40 करोड़ रुपए। तभी आप बन सकते हैं स्मॉल कंपनी। ठीक है जी। फिर यहां पर कुछ एक्सेप्शंस लिखे हैं कि इन कंपनियों को मैं स्मॉल कंपनी नहीं मानूंगा। पहला, अगर आप किसी कंपनी की होल्डिंग है या सब्सिडरी है तो आप स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएंगे। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी है तो आप स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएंगे। और अगर आप ऐसी कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके लिए एक स्पेशल एक्ट बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल LIC वगैरह, तो भी आप स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएंगे। तो ये तीनों में आप स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएंगे। बस इतनी सी बात लिखी है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये कौन सी कंपनियां? अच्छा, पहले बड़ी बड़ी कंपनियां निपटाते हैं, फिर इन पे आएंगे। लो जी, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी क्या है? देखिएगा, सेक्शन 2 क्लॉज 87। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 87। जैस्मीन ग्रोवर, टर्नओवर मैक्सिमम 100 करोड़ नहीं है, मतलब समझ नहीं आया। ये लिखा तो हुआ है 100 करोड़, बट आज की डेट में कितनी है? मैक्सिमम 40 करोड़। समझ आया जैस्मिन? यही तो लिखा हुआ है। नोट्स में क्या लिख दिया है? अरे हाँ जी, कहा गया? होल्डिंग सब्सिडरी। लो जी, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी कैसे बनती है? ये दिखा हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 87 के अंदर। फिलहाल होल्डिंग कंपनी क्या होती है? वो कंपनी जो कि दूसरी कंपनी पे अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करती है। और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? वो कंपनी जिसके ऊपर ये कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है, जिसके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है। अब दो कंपनियों के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी कब बन सकती है? 2 परिस्थितियां हैं जो कि दोनों दी हुई हैं सेक्शन 2 क्लॉज 87 में। तो सेक्शन 2 क्लॉज 87 वो दोनों परिस्थितियां बताता है जहां पर 2 कंपनियां एक दूसरे की होल्डिंग सब्सिडरी हो सकती हैं। तो अब लॉ क्या कहता है? कहता है जी, होल्डिंग सब्सिडरी का संबंध 2 परिस्थितियों में होता है। पहली परिस्थिति क्या है कि अगर एक कंपनी कंट्रोल रखती है किसके ऊपर? ओवर द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द अदर कंपनी। ओ बाय गॉड, क्या क्या वर्ड है! कंपोजिशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पहली बात, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं ए लिमिटेड के डायरेक्टर्स हैं D1 से लेकर D10 तक, तो मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल डायरेक्टर्स कितने हैं तो आप कहेंगे D1 से D10 मतलब 10 डायरेक्टर। इसे कहते हैं कंपोजिशन। यानी कि कंपोजिशन का मतलब होता है कि कितने डायरेक्टर हैं कंपनी में। तो कंपोजिशन मतलब टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं। ठीक हो गई इतनी बात। फिर कहता है अगर एक कंपनी कंट्रोल रखती है ओवर द कंपोजिशन। अब ये कंट्रोल वर्ड का मतलब लॉ में ही लिखा हुआ है। तो कंट्रोल का मतलब है कि एक कंपनी माना जाएगा कंट्रोल रखती है ओवर द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी। कब? अगर उसके पास अधिकार है दूसरी वाली कंपनी के सभी या मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का या फिर रिमूव करने का।
अगर एक कंपनी के पास अधिकार है दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने का, तो इसे कहते हैं कि वो कंपनी कंट्रोल रखती है ओवर द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अदर कंपनी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए एच लिमिटेड और ये एस लिमिटेड के टोटल डायरेक्टर्स हैं 6, तो बताइए एच लिमिटेड कितने डायरेक्टर्स को हटाने का अधिकार रखे कि एच लिमिटेड होल्डिंग बन जाए? फटाफट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एच लिमिटेड कितने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का अधिकार रखे? 4, यानी कि 4 डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने का अधिकार अगर एच लिमिटेड के पास आ गया तो एच लिमिटेड होल्डिंग बन जाएगी और एस लिमिटेड उसकी सब्सिडरी बन जाएगी। ठीक है जी। फिर सेकंड कहता है होल्डिंग ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, अगर होल्डिंग ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। हाँ जी, अगर एक कंपनी के पास अधिकार है क्या कि वो मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर होल्ड करती है, मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर होल्ड करती है, किसका? दूसरी कंपनी का, या तो खुद एट इट्स ओन या फिर अपनी सब्सिडरियों के साथ मिलकर, तो भी आप होल्डिंग सब्सिडरी बन जाओगे, बन जाओगे। एक मिनट रुकना, बन जाओगे। एक मिनट, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, फटाफट मुझे बताना ये होल्डिंग सब्सिडरी है या नहीं है। लो जी, मैं कहता हूं एच लिमिटेड और मैंने कहा एस लिमिटेड। एस लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10। बताइए एच लिमिटेड एस लिमिटेड की होल्डिंग कब बन जाएगी? जब एच लिमिटेड के पास मिनिमम कितने शेयर्स होने चाहिए होल्डिंग बनने के लिए? लिखने की जरूरत नहीं है, मिनिमम बताइए। क्या मैं कह सकता हूं 5 लाख 1 शेयर्स? ठीक है, 5 लाख 1 शेयर, 5 लाख 1, मतलब मोर देन हाफ का मतलब है 5 लाख से ऊपर, कुछ भी 5 लाख से ऊपर अगर आपके पास हुआ तो आप होल्डिंग कंपनी बन जाएंगे। किसकी? सब्सिडरी एस लिमिटेड की। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि सपोज ए लिमिटेड होल्ड करती है इन एस लिमिटेड 2 लाख शेयर्स, बी लिमिटेड इन एस लिमिटेड होल्ड करती है 3 लाख शेयर्स एंड सी लिमिटेड होल्ड करती है इन एस लिमिटेड 25,000 शेयर्स, और ये तीनों की तीनों कंपनियां सब्सिडरीज हैं ऑफ एच लिमिटेड। तो बताइए क्या एच लिमिटेड अभी भी होल्डिंग कंपनी है या नहीं है? क्या एच लिमिटेड अभी भी होल्डिंग कंपनी है एस लिमिटेड की या नहीं? हां या ना? बिल्कुल है, क्योंकि ये जो आप वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हैं, ये वोटिंग पावर आप खुद भी होल्ड कर सकते हैं या फिर अपनी किसी सब्सिडरी के थ्रू भी होल्ड करवा सकते हैं। ठीक हो गई इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ सकते हैं। अगली डेफिनेशन पर आते हैं। अगली डेफिनेशन है मेरी एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी क्या होती है? मतलब समझिएगा, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू द अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच डेट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। मतलब मैं किसी और कंपनी की एसोसिएट कंपनी हूं अगर वो कंपनी मेरे में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है। इसके अंदर जॉइंट वेंचर भी कंपनियां भी आती हैं, यानी कि जितनी भी जॉइंट वेंचर कंपनियां हैं वो सब की सब क्या मान ली जाएंगी? वो सब की सब क्या मान ली जाएंगी? एसोसिएट कंपनियां मान ली जाएंगी। परंतु अगर आप किसी की सब्सिडरी कंपनी हैं, तो फिर आप नहीं कहलाएंगी एसोसिएट। यानी कि अगर आप सब्सिडरी बन गई तो एसोसिएट नहीं है। सब्सिडरी कब बनेंगी? मोर देन हाफ पे। तो यानी कि अगर मैं कहता हूं, बताइए एच लिमिटेड होल्ड इन एस लिमिटेड, पहला 50%, दूसरा 20%,
तीसरा 10%, फोर्थ 100%। तो बताइए कहां कहां पर सब्सिडरी हुई, कहां कहां पे एसोसिएट हुई। अच्छा एक और, पहले एक और चीज समझ लेना। जब मैंने कहा ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कम से कम 20% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल पे अधिकार होना। कम से कम 20% ऑफ द शेयर कैपिटल के ऊपर अधिकार इज कॉल्ड एज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो बताइए एच लिमिटेड अगर 50% होल्ड करता है एस लिमिटेड में, तो क्या रिलेशनशिप हुआ? एस लिमिटेड इसकी कौन हुई? एसोसिएट कंपनी हुई, क्योंकि सब्सिडरी अभी नहीं बन पाई है। 50% पे सब्सिडरी नहीं है, 20% पे सब्सिडरी, क्योंकि मिनिमम 20 है या मोर देन 20 है, जरा देखना। मिनिमम 20, मिनिमम 20 का मतलब हो गया एसोसिएट हो गई। यस एसोसिएट हो गई। 10% पे नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं हुआ। और 100% पे मतलब ये क्या बन गई? सब्सिडरी बन गई ना, एस लिमिटेड सब्सिडरी बन गई। और अगर सब्सिडरी है तो एसोसिएट नहीं है। ठीक हो गई इतनी बात? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी, फिर कहता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब माना जाएगा? जब आपका कंट्रोल रहेगा कम से कम 20% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल पे। आपके टोटल शेयर कैपिटल का कम से कम 20% किसी और कंपनी के पास है, या फिर उस कंपनी के पास अधिकार है आपके बिजनेस डिसीजन का। बिजनेस डिसीजन का अधिकार है नहीं, यहां पर दो तरीके के वर्ड्स आते हैं, या तो वो कंट्रोल रखती है या फिर पार्टिसिपेट करती है। दोनों तरीके के शब्द आते हैं, यहां पर ध्यान रखना। या तो एक कंपनी कंट्रोल करती है या पार्टिसिपेट करती है, किस पर? ऑफ बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। ये लिख सकते हो, दोनों वर्ड लिख सकते हो। एक कंपनी कंट्रोल करती है, बस ऐसे लिखना, और के आगे कंट्रोल या फिर पार्टिसिपेट करती है ऑफ द बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। तो इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए एच लिमिटेड एस लिमिटेड को कहती है कि एस लिमिटेड तुम्हारे यहां जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका 5% मेरा। एस लिमिटेड ने कहा ठीक है। तो क्या एस लिमिटेड एच लिमिटेड की एसोसिएट बन गई? यस सर, कैसे बन गई? यहां पे 20% तो हुआ नहीं बेटा। 20% केवल टोटल शेयर कैपिटल के लिए देखना है, बिजनेस डिसीजन के लिए कोई परसेंटेज नहीं लिखी। बिजनेस डिसीजन के लिए कोई परसेंटेज नहीं लिखी, यानी कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी पे कोई अधिकार जमा रही है तो परसेंटेज नहीं देखना, अधिकार देखना है कि अगर जमा रही है अधिकार तो बस दूसरी कंपनी इसकी एसोसिएट कंपनी बन जाएगी, फिर परसेंटेज अधिकार की नहीं देखी जाती। ठीक हो गई इतनी बात? आगे स्पेशल पॉइंट। अगर मान लीजिए एक कंपनी दूसरी कंपनी में जो शेयर होल्ड करती है वो फिड्यूशरी कैपेसिटी में होल्ड करती है। फिड्यूशरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? से फॉर एग्जांपल, जैसे एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड है संसार का जिसका नाम है मॉर्गन स्टैनले। अब मॉर्गन स्टैनले नाम का जो म्यूचुअल फंड है वो 24% होल्ड करता है इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो क्या मैं कह सकता हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मतलब मुकेश अंबानी की कंपनी जो है वो मॉर्गन स्टैनले नाम के म्यूचुअल फंड की एसोसिएट कंपनी है? नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड अपना पैसा नहीं लगाते। म्यूचुअल फंड पैसा किससे उठाते हैं? इन्वेस्टर्स से उठाते हैं। तो ये खड़े हैं इन्वेस्टर्स, इन्होंने ये पैसा दिया किसको? म्यूचुअल फंड को, मॉर्गन स्टैनले को। और मॉर्गन स्टैनले ने ये पैसा किस में लगाया? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में लगाया है। यानी कि ये पैसा मॉर्गन स्टैनले का खुद का नहीं है, ये पैसा औरों का है, परंतु मॉर्गन स्टैनले ने उन लोगों के विश्वास का पैसा आगे लगाया है। दिस इज कॉल्ड फिड्यूशरी। यानी कि मॉर्गन स्टैनले जो है वो फिड्यूशरी कैपेसिटी में काम कर रहा है म्यूचुअल फंड्स। तो इसलिए फिड्यूशरी कैपेसिटी में अगर आप किसी कंपनी में 20% होल्ड करते हो तो वो कंपनी आपकी एसोसिएट कंपनी नहीं बन पाएगी। तो मॉर्गन स्टैनले रिलायंस आपकी एसोसिएट नहीं है। शेयर्स हेल्ड बाय द कंपनी इन अनदर कंपनी इन द फिड्यूशरी कैपेसिटी शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ एसोसिएट कंपनी। उसके बाद लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन। लिस्टेड कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटी, वैसे कितने तरीके की सिक्योरिटी हो सकती है? दो ही हो सकती है, शेयर्स या डिबेंचर्स। यानी कि जिसका शेयर्स या डिबेंचर्स में से कोई भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो। हालांकि ये डेफिनेशन बहुत डेप्थ में एक क्लास ले जाएगी, मगर वो इंटर के अंदर, फाउंडेशन में नहीं है। तो वहां पर इंटर के अंदर पढ़ोगे पहली दूसरी क्लास के अंदर ही कि स्टॉक की क्या मतलब होता है इसका। बट फिलहाल दोबारा बोलो,
इट इज अ कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है जी। और जिसकी कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं है तो वो क्या कहलाएगी, अनलिस्टेड कंपनी कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी, देखो गवर्नमेंट कंपनी बनने के ना दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है ये और दूसरा तरीका है ये। दो तरीकों से गवर्नमेंट कंपनी बना जा सकता है। पहला तरीका कहता है कि अगर कम से कम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल आपकी, कम से कम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल अगर होल्ड करती है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एक या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंटर प्लस स्टेट मिलकर, तो आप एक गवर्नमेंट कंपनी है। दूसरा तरीका भी है, वो क्या कि अगर 51% नहीं भी है परंतु आप किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी हैं, यानी कि आप किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी हैं तो भी आप गवर्नमेंट कंपनी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? गवर्नमेंट कंपनी कहलाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? भाई बोलो ना हाँ। समझ गए? यहां आपको फंसाने के लिए सवाल पूछ सकता हूं बड़े आराम से। एक कंपनी है जेड लिमिटेड जिसमें होल्डिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट की 40%, यूपी गवर्नमेंट की 5%, हरियाणा गवर्नमेंट की 5%, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की 20%। ये क्या है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो बताइए क्या ये कंपनी जेड लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी बनी या नहीं बनी? क्या जेड लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है? आंसर इज नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा डायरेक्ट ओनरशिप देखनी है, डायरेक्ट होल्डिंग देखनी है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की। तो सेंटर और स्टेट दोनों को मिलाकर बता दो जी कितनी ओनरशिप है, 50% की, जबकि मुझे 50%, 51% चाहिए, नहीं है। ठीक है ना? तो मुझे किसी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, फिर भी उसकी होल्डिंग नहीं देखनी है। क्लियर? बढ़ू आगे। नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेन कंपनी क्या होती है? एक ऐसी कंपनी जिसका जन्म विदेशों में हुआ है, मतलब कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लस दो शर्तें और हैं। पहली शर्त, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, चाहे प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया खुद खोल के बैठी है ये या फिर किसी एजेंट के थ्रू है, चाहे फिजिकली है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू है, एंड इसकी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में चल रही है, इसकी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में चल रही है। तो दोबारा बोलो, फॉरेन कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर हुआ है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां है? इंडिया में है, चाहे खुद है या एजेंट के थ्रू है, चाहे फिजिकली है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू है, एंड जिसकी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में चल रही है किसी भी तरीके से। दोबारा से रिकॉल करके देखो, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। जब प्लेस ऑफ बिजनेस आएगा तो खुद या एजेंट के थ्रू, फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, ये सब प्लेस ऑफ बिजनेस में आएगा। ठीक है? आगे, निधि कंपनी, वो कंपनियां जो आपस में लोग मिलकर बनाते हैं। किस लिए बनाई जाती हैं? यानी कि मेंबर से पैसा लेती हैं, मेंबर से डिपॉजिट्स लेती हैं और मेंबर को ही लोन देती हैं, मेंबर को ही पैसा देती हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन। यानी कि पैसा लेती भी मेंबर से है, पैसा देती भी मेंबर्स को ही है। इन कंपनियों को कहा जाता है निधि कंपनियां। पैसा लेती मेंबर से है तो मेंबर्स को बचत, मेंबर्स में बचत को प्रमोट करती हैं, बचत को। बचत को प्रमोट करती हैं। यहां पर कीवर्ड है कल्टीवेट द हैबिट ऑफ द थ्रिफ्ट। कल्टीवेट मतलब शुरुआत करना, हैबिट मतलब आदत, थ्रिफ्ट मतलब कॉस्ट कटिंग। यानी कि मेंबर्स में कॉस्ट कटिंग की आदत को शुरू करती है।
कॉस्ट कटिंग की आदत को शुरू करती हैं, सेविंग की आदत को शुरू करती हैं मेंबर्स में, उनसे डिपॉजिट लेती हैं और उन्हीं को लोन देती हैं मेंबर्स को ही, ताकि बेनिफिट हो सके, म्यूचुअल बेनिफिट, क्योंकि उन्हें शायद किसानों वगैरह को या उन मेंबर्स को शायद बैंकों से लोन ना मिले, तो इसलिए यहां पर लोन मिल पाए। ठीक है जी। और ये कुछ रूल्स इनके लिए लगे होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, इनका पालन इन्हें करना होता है। आगे, डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी क्या होती है? वो कंपनियां जो आज की डेट में कोई बिजनेस नहीं कर रही, बट जिनका फ्यूचर में प्लान है बिजनेस करने का। आज की डेट में कोई भी बिजनेस या फिर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जिनमें नहीं है, यानी कि वेयर द कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट। आज की डेट में आपके पास कोई एसेट है बेशक, मगर बिजनेस नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपकी बैलेंस शीट में कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, एसेट है, या फिर आपके पास कोई कॉपीराइट ट्रेडमार्क है, परंतु कोई भी बिजनेस यानी कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कोई भी आपकी नहीं है। ये वाली कंपनियां जो हैं एक एप्लीकेशन आरओसी को मूव करेंगी और अपने आप को कहलवाएंगी क्या? डोरमेंट कंपनी, कि हमें डिक्लेयर कर दिया जाए कि हम एक डोरमेंट कंपनी हैं। आप अपने आप को डोरमेंट कंपनी डिक्लेयर करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी की कंपनी होती है जो कि डोरमेंट कंपनी अपने आप को क्लेम करवा सकती है, उसे कहते हैं इनएक्टिव कंपनी। यानी कि इनएक्टिव कंपनी भी अपने आप को डोरमेंट कंपनी कहलवा सकती है। हां, कैसे? रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देकर। अच्छा, अब दो चीजें आई। पहला, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होती है, और दूसरा इनएक्टिव कंपनी क्या होती है। सबसे पहली बात, इनएक्टिव कंपनी क्या होती है? इनएक्टिव कंपनी का मतलब होता है कि जो, जैसे मैंने कहा ना कि दो तरीके की कंपनियां हैं डोरमेंट कंपनी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। पहला, वो कंपनियां जिनके पास आज की डेट में कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, परंतु जिनके पास आज की डेट में कोई एसेट है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, या फिर फ्यूचर में बिजनेस करने वाली हैं, ये वाली कंपनियां, या फिर इनएक्टिव कंपनियां, ये जा सकती हैं आरओसी के पास और कह सकती हैं कि हमें डोरमेंट कंपनी कहलवा दो। अब यहां पर दो शब्द आए हैं, एक सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन और एक इनएक्टिव कंपनी, क्योंकि इनएक्टिव कंपनी को तो डिफाइन ही नहीं किया पहली लाइन में, इसलिए नीचे डिफाइन किया है कि इनएक्टिव कंपनी कौन होती है। इनएक्टिव कंपनी वो कंपनी है जो कोई भी बिजनेस और ऑपरेशन नहीं चला रही है, जो कोई भी बिजनेस और ऑपरेशन नहीं चला रही है। दूसरी बात, जिसकी कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। अब यहां पर एक वर्ड आया, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कब नहीं है? पिछले 2 साल में। अच्छा, बिजनेस और ऑपरेशन कब नहीं चला रही? कोई टाइम लिमिट नहीं है, नो टाइम लिमिट, यानी कि 1 महीना पहले भी अगर बंद किया हो तो भी आप इनएक्टिव कंपनी है। हां, तो भी आप इनएक्टिव कंपनी अगर 1 महीना पहले भी बंद किया हो। परंतु अगर कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, कब? पिछले 2 साल में। जिसकी कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है पिछले 2 साल में, वो कंपनी इनएक्टिव होगी। फिर उसके बाद, जिसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की है पिछले 2 साल में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटर में पढ़ोगे कि आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपको आरओसी को फाइल करने पड़ते हैं। और एनुअल रिटर्न, जैसे इनकम टैक्स की एक रिटर्न जाती है सालाना जिसमें आप अपनी इनकम डिक्लेयर करते हो, वैसे ही कंपनी एक्ट में भी एक सालाना रिटर्न जाती है जिसे एनुअल रिटर्न कहते हैं, जहां पर अपनी बैलेंस शीट की एसेट और लायबिलिटी हाँ जी, तो दोबारा बोलता हूं, आप डोरमेंट कंपनी के रूप में अप्लाई कब कर सकते हो? मेरे साथ रिकॉल करो 2 सिचुएशन में। पहला, अगर आपका आज की डेट में कोई बिजनेस नहीं है, या फिर आपके पास आज कोई एसेट है, या फिर आपके पास आज कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, परंतु कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं है आपकी, ये दूसरा। या अगर आप इनएक्टिव कंपनी हो।
इनएक्टिव कंपनी बनने के 3 कारण हो सकते हैं। आज की डेट में आपका कोई भी बिजनेस और ऑपरेशन नहीं चल रहा। दूसरा कारण क्या हो सकता है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न आरओसी को पिछले 2 साल से फाइल नहीं की है। तीसरा, आपकी कुछ पिछले 2 साल में कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आप इनएक्टिव कंपनी हो। आप भी अप्लाई कर सकते हो डोरमेंट कंपनी बनने के लिए। तो अब एक ले देकर एक वर्ड आया बड़ा इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होती हैं। लॉ मेकर ने नहीं लिखा कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, बट लॉ ने कहा, ये जरूर कहा कि ये जो 4 मैं बता रहा हूं ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। यानी कि इसके अलावा सभी के सभी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, बस ये 4 नहीं है। कौन कौन सी नहीं है? पहला, अगर आप किसी भी फीस की पेमेंट करते हो आरओसी को, तो फिर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। दूसरा, अगर आप मान लीजिए अपने ऑफिस वगैरह को मेंटेन करने का काम करते हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, छत वगैरह नीचे गिर रही है तो छत वगैरह रिपेयर करने का काम करते हो, तो ये भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। तीसरा, अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो कंपनीज एक्ट के मुताबिक, कंपनीज एक्ट कह रहा है आपको कि ये पेमेंट करो, कोई फीस दो, कोई एडिशनल फीस दो, कोई पेनल्टी दो, कंपनीज एक्ट के कारण अगर आप कोई पेनल्टी वगैरह जमा करा रहे हो तो वो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। हमारे देश में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट विदेशों में होती है। से फॉर एग्जांपल हमारे देश में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल है 10,000। कल को लॉ में अमेंडमेंट आ गई और अमेंडमेंट के बाद लॉ मेकर्स ने कहा कि आज के बाद किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल होगी 5 लाख। आज की डेट में आपकी 10,000 है, कितनी होनी चाहिए? 5 लाख। 4,90,000 की कैपिटल आपको और बढ़ानी पड़ रही है, अलॉटमेंट करना पड़ेगा 4,90,000 की कैपिटल का। ये क्या है, आपको कैपिटल बढ़ानी पड़ी, क्यों? क्योंकि लॉ में चेंज हुआ है, यानी कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। ये भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये 4 सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होती, इसके अलावा सारी की सारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? भाई बोलो ना हाँ, क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है, इस क्वेश्चन नंबर 1 को आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। अब आता हूं क्वेश्चन नंबर सेक्शन 8 कंपनीज के ऊपर। आइएगा, सेक्शन 8 कंपनीज, ये वो कंपनियां होती हैं जो कि किस लिए बनाई जाती हैं? फॉर द प्रमोशन ऑफ द आर्ट, साइंस, कॉमर्स, रिलीजन, रीजन, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, इन सब ऑब्जेक्ट से बनाई जाती हैं। अच्छा, तो ऐसी कंपनी बनाने का एक प्रोसीजर होता है, वो क्या? अगर आप ऐसी कंपनी बनाना चाहते हो तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले ये कंपनियां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रार्थना करती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट देखो, हम एक ऐसा स्कूल बनाना चाहते हैं जहां पर गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा मिलेगी, हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं जहां गरीबों का मुफ्त उपचार होगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की आंखों में आंसू भर दो, ऐसी ऐसी चीजें बताओ। सेंट्रल गवर्नमेंट खुश होकर क्या करेगी? इन्हें ले लैंड तेरे को फ्री दी, और बोल, ये कहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और दो। सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी ले तेरे को इलेक्ट्रिसिटी भी हमने फ्री दी, और बोल, ये कहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ दो। सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी जा हमने तुझे डोनेशन और दी, और जान मांगेगा अब बस कर। इतनी सारी चीजें लपेट लपेट के सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आ गई। अब आते ही जैसे वापस आने लगी, इसके दिमाग में एक और चीज आई, अरे रे 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 रे, सेंट्रल गवर्नमेंट एक और रिक्वेस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट का बोल, इन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा नाम जो है ना, हम रखने वाले हैं माई कमली वाली हॉस्पिटल। माई कमली वाली हॉस्पिटल, जिसको हम शॉर्ट में कर देंगे मान लीजिए MKW हॉस्पिटल। ठीक है, अब हम बस इतना ही रहना चाहते हैं, इतना ही रखना चाहते हैं नाम। आप ना हमारे नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड ये शब्द मत ऐड करवाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा जा, ये भी अलाउ है। ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो आपके नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ना भी लिखें तो भी चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से इसीलिए पहले सारी सुविधाएं ले आती हैं, जिसमें से ये भी सुविधा है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें एक लाइसेंस देती है जिसपे लिखा जाता है कि इनको इनके नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लाने के बाद अब ये कंपनियां आती हैं और जाती हैं आरओसी के पास, और आरओसी को कहती हैं आरओसी हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये सारे बेनिफिट ले आए हैं, अब आप हमें इनकॉर्पोरेट कर दीजिए, अब आप हमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दीजिए। अब आरओसी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देता है, ये स्टेप नंबर 2 है। मगर जब सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें लाइसेंस देती है ना, तो उसके लाइसेंस की एक टर्म एंड कंडीशन होती है, क्या? कि मैं तुम्हें लाइसेंस इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम समाज का भला कर सको।
किसी भी तरीके से, चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा देकर, चाहे चैरिटेबल एक्टिविटी, चाहे एजुकेशन, चाहे पॉवर्टी रिमूवल, चाहे हॉस्पिटल, किसी भी तरीके से। परंतु आप जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हो सकता है ऐसी कंपनी को, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल बीसीसीआई कितने प्रॉफिट में है, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल संस्था है संसार की क्रिकेट के अंदर, तो फिर प्रॉफिट तो होता है, प्रॉफिट हो सकता है आपको, बट उस प्रॉफिट को आप अपने मेंबर्स को डिविडेंड के रूप में नहीं दे सकते। उस प्रॉफिट को आप और ज्यादा अच्छे कामों में लगा सकते हो, बट डिविडेंड के रूप में अपने मेंबर्स को नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये वाली कंडीशन लगा के देती है इन्हें। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने के बाद ये किसके पास गई, रजिस्ट्रार के पास। लो जी, अब ये पहुंची रजिस्ट्रार के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई होती है तो फिर वो लाइसेंस इशू कर देती है। इस लाइसेंस को लेने के बाद फिर अब ये कंपनियां किसके पास जाती हैं, रजिस्ट्रार के पास जाती हैं कि रजिस्ट्रार हमें इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। अब रजिस्ट्रार अगर देखता है कि सब कुछ ठीक ठाक है तो इन कंपनीज को वो इनकॉर्पोरेट कर देता है, ठीक है जी। चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जब इनको लाइसेंस दे रहा होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें कुछ एग्जम्पशंस भी प्रोवाइड कर सकता है। हाँ, जैसे मैंने कहा कि इन कंपनी को अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं होती। परंतु अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि इन कंपनियों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ धोखा दिया है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल कहा था कि हम गरीब बच्चों का स्कूल खोलेंगे, कोई गरीब बच्चा वहां है ही नहीं, या गरीब बच्चों की स्कूल की जो सीटें हैं उसे ये अमीर बच्चों को दिखा दिखा के, गरीब बना बना के फिल कर रहे हैं, जम के लपेट रहे हैं, जैसा कि होता है भारतवर्ष में, आप जानते ही होंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि ये कंपनी धोखा दे रही है, कॉन्ट्रावीन, उल्लंघन कर रही है उन कंडीशंस का जिसके बेसिस पर लाइसेंस इशू किया गया है, फॉर एग्जांपल डिविडेंड की पेमेंट कर रही है, या फिर फ्रॉडुलेंटली काम कर रही है, गरीब बच्चों को कोई एडमिशन नहीं, अमीरों को ही एडमिशन मिल रहा है, चाहे हॉस्पिटल हो या स्कूल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने दिए हुए लाइसेंस को रिवोक कर सकती है। रिवोकेशन के प्रभाव क्या होंगे? रिवोकेशन का प्रभाव यह होगा कि जो अभी तक हमने आपको एग्जम्पशन दी थी कि आपको अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है, अब वो एग्जम्पशन वापस और आपके नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना लाइसेंस रिवोक कर लिया तो इसके अलावा आपको या तो वाइंडिंग अप करवा दिया जाएगा, बंद करवा दिया जाएगा, या फिर आपको बिल्कुल सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली किसी और कंपनी जो कि सेक्शन 8 कंपनी है उसके साथ मर्ज करवा दिया जाएगा, या फिर अमालगमेट करा दिया जाएगा, मतलब आपका एग्जिस्टेंस खत्म कर दिया जाएगा। ठीक हो गई थी बात। अब आगे आते हैं, लास्ट डेफिनेशन है हमारी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। सेक्शन 2 क्लॉज 72 पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करता है। ये इंस्टीट्यूशन इसलिए बनाए गए थे ताकि हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जा सके। हमने अच्छी अच्छी चीजें तो बनाई बट उन पे काम नहीं किया, ये और बात है। तभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना कहां से कहां रह गया और हम कहां से कहां रह गए। फिलहाल पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे इंस्टीट्यूशन होंगे जो केंद्र सरकार के द्वारा किसी कानून के अंतर्गत बनाए जाएंगे या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इनकी एक और विशेषता है, वो क्या? इनमें 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करेगी या वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करेंगी। ठीक हो गई इतनी बात। और आगे बढ़ते हैं। अब किन्हीं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल, हाँ बिल्कुल, जान मांगी होती, कमाल कर दिया। हमारे देश में आज की डेट में 2 ही पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो अभी भी काम कर रहे हैं। एक का नाम है LIC, जो कि LIC एक्ट 1956 में स्टेब्लिश हुआ है, और दूसरा है IDFC, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ये 2 हैं। बाकी ये जो 3 दे रखे हैं ये तीनों अब बंद हो चुके हैं। कौन कौन से दे रखे हैं? स्पेसिफाइड कंपनी रेफर्ड टू इन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट, बस इतना लिख देना, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट, बस काफी है, कोई भी नहीं है आज के डेट में। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर केवल लिखना सेक्शन 465 ऑफ द एक्ट, यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 465 में नोटिफाई होगा। उसके अलावा सच अदर इंस्टीट्यूशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन से नोटिफाई किए जाएंगे, तो ये सब कहलाएंगे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये थी हमारी आज की रिवीजन क्लास।
अब कल हम इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड बातें करेंगे। कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड कल टॉपिक्स होंगे। ठीक हो गई इतनी बात? बढ़ सकते हैं आगे? चलिए जी, आज की क्लास यहीं तक। आज कोई होमवर्क नहीं, आज टेस्ट आ रहा है, कंफर्म आज टेस्ट आ रहा है। कल नहीं आया क्योंकि कल होमवर्क बहुत था, बच्चों का कहना था मैसेज आए सर इतना होमवर्क भी दे दिया, टेस्ट भी दे दिया। नहीं नहीं, कल आज टेस्ट आएगा। चलिए, अच्छा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी रह गया, चलो मैं बोल देता हूं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है। देखो जी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरी होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ऐसी कंपनियां होती हैं जहां पर हर मेंबर जो है ना एक गारंटी देता है कि अगर कभी फ्यूचर में कंपनी इस लायक नहीं हो पाई कि अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर पाए, तो फिर हम वादा करते हैं कि ऐसी परिस्थिति में हम एक सर्टेन अमाउंट कंपनी के लिए लेके आएंगे ताकि कंपनी अपने क्रेडिटर्स को पे कर पाए। वो अमाउंट जो कि मेंबर ने गारंटी दी है उसको वो लाना ही लाना पड़ेगा, बट कब? जब कंपनी इस हालत में पहुंच गई कि क्रेडिटर को पे ऑफ नहीं कर पा रही, यानी कि दूसरे शब्दों में कंपनी वाइंडिंग अप के अंदर है। तो ये गारंटी का अमाउंट केवल वाइंडिंग अप में लाया जाता है, कंपनी के जीवन काल में नहीं। जब कंपनी मरने वाली होती है तभी लाया जाता है ताकि कंपनी उस पैसे को उठाकर क्रेडिटर को पे कर सके। गारंटी का अमाउंट हर मेंबर के लिए अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नवजोत कहती हैं क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा कल का क्वेश्चन नंबर 6 कह रही हैं शायद, ये वो वही वाला था क्या? वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाला ही था क्या? अरे ये तो कल वाला ही हो गया। ओहो, कोई गड़बड़ है यार। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6, जगन्नाथ ऑयल मिल्स। वैसे तो क्लासेस में करवाया हुआ है कुछ नहीं यार। चलो जी, जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी हैविंग 220 मेंबर्स। कितने मेंबर है? 220 मेंबर हैं इसके। out of which 25 members were employed in the company during the period 1st of April 2006 to 28th of June 2016 तक। ओके, 25 लोग। They were allotted shares in the Jagannath Oil Limited first time on the 1st of July 2007, यानी कि 2007 में जब ये एम्प्लॉय थे तो इन्हें शेयर्स मिले थे। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। Which were sold by them on 1st of August 2016, 1st of August 2016 को, यानी कि जॉब छोड़ने के बाद इन्होंने शेयर्स भी बेच दिए। अच्छा, आफ्टर सम टाइम ऑन 1st of December 2016, जब ये एम्प्लॉय नहीं थे, क्योंकि 28 जून 2016 को ये एम्प्लॉयमेंट छोड़ चुके थे, एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद इन्होंने दोबारा से शेयर्स ले लिए। मुझे क्या करना है, आप तो ये मेंबर माने जाएंगे, आप कोई बख्शूंगा नहीं इन्हें मैं। विच दे आर होल्डिंग टिल डेट। Now company want to convert itself into a private company, state with reason whether Jagannath Oil Limited is required to reduce the number of member. Yes, क्योंकि 220 में 25 काउंट होंगे। इनके पास अच्छे खासे शेयर थे, इन्होंने बेच दिए। जब इन्होंने दोबारा लिए तब ये मेंबर नहीं थे, तो इसलिए क्या ये काउंट होंगे? हाँ, काउंट होंगे। तो कंपनी को चाहिए कि 220 मेंबर है तो अपने मेंबर्स को रिड्यूस करे। समझ गए? दूसरी बात, would your answer be different if the above 25 members were the employee in Jagannath Oil Limited for the period from 1st of April 2006 to 28 June 2017? कहता है 1 अप्रैल 2006 से लेकर 28 जून 2017 तक अगर ये मेंबर हैं और इन्होंने दोबारा शेयर कब लिए हैं? 1 दिसंबर 2016 को। तो 1 दिसंबर 2016 को जब इन्होंने शेयर लिए तो ये कंपनी के मेंबर एम्प्लॉय थे? हाँ, ये कंपनी के एम्प्लॉय थे और फिर दोबारा शेयर होल्डर बने हैं, एम्प्लॉय भी थे, शेयर होल्डर। तो अब ये काउंट नहीं होंगे। तो अब कितने हैं? 220 माइनस 25 यानी कि 195 है। तो अब रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है नंबर ऑफ मेंबर्स को। समझ आ गया भाई? बोलो ना हाँ, क्लियर है? चलिए, अब मिलते हैं कल। सीए इंटर के टॉप 100 क्वेश्चंस कब आएंगे?
निशी वैसे तो उसके लगातार टेस्ट के अंदर ही डाल रहा हूं, सारे 100 वैसे क्वेश्चन डाल रहा हूं, बट फिर भी इस संडे तक मैं बैठूंगा उसी पे भी, इंटर के बनाने भी बैठूंगा मैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।